हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। देखिए टेस्ट नंबर 72 है। 71 टेस्ट जो है कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। देखिए अगर आप यूपी जेएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की कर रहे हैं, यूपी एसआई की कर रहे हैं, या लेखपाल की कर रहे हैं, एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी की कर रहे हैं, या फिर एसएससी की कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये टेस्ट काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दोआब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह ब्यास एवं सतलज के बीच का दोआब क्षेत्र है। यह ब्यास एवं रावी के बीच का दोआब क्षेत्र है। यह रावी, चिनाब और झेलम के बीच का दोआब क्षेत्र है। एंड फोर्थ ऑप्शन है, यह झेलम, चिनाब एवं सिंधु के बीच का दोआब क्षेत्र है। तो देखिए विश्व दोआब की बात की जा रही है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि दोआब होता क्या है। देखिए दोआब का मतलब होता है कि दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? दोआब कहते हैं। तो ये विश्व दोआब जो है कि किन किन नदियों के बीच ये दोआब क्षेत्र है, तो ये है आपका ब्यास एवं सतलज के बीच का दोआब क्षेत्र है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में नदियाँ दिया गया है और सूची सेकेंड में उसका उद्गम स्थान दिया गया है। ठीक है, तो पंबा ये जो है कि आपका कहाँ से इस नदी का उद्गम होता है? तो इस नदी का उद्गम होता है केरल के अन्नामलाई पहाड़ी से। ठीक है। स्वर्ण रेखा, इस नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? तो इसका एक छोटा नागपुर पठार से। बैतरणी नदी, इसका उद्गम जो है कि आपका उड़ीसा के क्योझर पहाड़ियों से है। और पेन्नर नदी का जो है कि कर्नाटक के नंदीदुर्ग पहाड़ी से है। तो बिल्कुल सीधा सीधा है और सब सही है। तो ए बी सी डी मतलब इसका 1 2 3 4 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इदुक्की परियोजना का संबंध किस नदी से है? पेरियार नदी, पंबा नदी, तापी नदी, एंड फोर्थ ऑप्शन है काली नदी। तो इदुक्की परियोजना जो है इसका संबंध है आपका किस नदी से? तो ये है आपका पेरियार नदी से। ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए संस्थान का नाम दिया गया है और इसका स्थान दिया गया है कि ये कहाँ पे है। सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट, इसके सामने दिया गया है इलाहाबाद। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, इसके सामने दिया गया है कानपुर। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इसके सामने दिया गया है आगरा। एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, इसके सामने दिया गया है लखनऊ। तो देखिए मिलाते हैं हम सूची 1 से सूची 2 को। सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है आपका? तो ये है आपका लखनऊ में। ठीक है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है? तो ये है आपका आगरा में। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ पे है? तो ये आपका इलाहाबाद में है। एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी ये आपका कानपुर में है। तो देखिए ए का 4 हो जाएगा आपका, बी का 3 हो जाएगा, सी का 1, डी का 2 हो जाएगा। तो 4 3 1 2 4 3 1 2 ये ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। अलीगढ़ में, गोरखपुर में, मुरादाबाद में, सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, वहाँ पे स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपका सहारनपुर में। ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए पारंपरिक कला शिल्प का नाम दिया गया है और ये कहाँ से संबंधित है? मिट्टी के बर्तन, इसके सामने दिया गया है बरेली। कास्त नक्काशी खुर्जा दिया गया है। कास्त पादुका ये पीलीभीत दिया गया है और जरी सहारनपुर दिया गया है। तो देखिए मिट्टी के बर्तन ये कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं आपका खुर्जा में। कास्त नक्काशी की बात करें तो ये बनाए जाते हैं आपके सहारनपुर में। और कास्त पादुका की बात करें तो ये बनाए जाते हैं आपका पीलीभीत में। और जरी की बात करें तो ये बनाए जाते हैं आपके बरेली में। तो ये हो जाएगा A2, B4, C3 एंड D1। तो 2 4 3 1 हो जाएगा। 2 4 3 1 कौन सा है? तो ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है। गौतम बुद्ध नगर, संत कबीर नगर,
कानपुर, वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो ये है आपका गौतम बुद्ध नगर। ए ऑप्शन सही है। देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो है कि अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए जनपद का नाम दिया गया है और उसका मुख्यालय दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर के सामने दिया गया है अमरोहा, ज्योतिबा फुले नगर के सामने दिया गया है खलीलाबाद, संत कबीर नगर के सामने दिया गया है नौगढ़ एंड सिद्धार्थ नगर के सामने दिया गया है नोएडा। तो देखिए गौतम बुद्ध नगर, इसका जो है कि इस जनपद का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है आपका नोएडा में, ठीक है। ज्योतिबा फुले नगर, इसका जो है कि मुख्यालय कहाँ पे? तो ये अमरोहा में है। संत कबीर नगर, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आपका खलीलाबाद में है। और सिद्धार्थ नगर, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नौगढ़ में है। तो ये हो जाएगा आपका A4, B1, C2 एंड D3। तो आपका हो जाएगा इसका 4, 1, 2, 3। तो 4, 1, 2, 3 कौन सा है? ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है ढोला मारू, सेकेंड ऑप्शन है बिरहा, थर्ड ऑप्शन है कजरी एंड फोर्थ ऑप्शन है रसिया। तो उत्तर प्रदेश का जो लोकगीत नहीं है इसमें पूछ रहा है। तो देखिए बिरहा भी आपका उत्तर प्रदेश का लोकगीत है, कजरी भी है, रसिया भी है। ये ढोला मारू जो है कि आपका ये नहीं है। तो ढोला मारू कहाँ का है? तो ये आपका राजस्थान का लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लच्छू महाराज का संबंध है गज़ल से, ठुमरी से, कथक से या ध्रुपद से? तो लच्छू महाराज का जो संबंध है उनका है किससे? तो ये कथक से है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? मथुरा में, कानपुर में, बहराइच में, वाराणसी में? भारत कला भवन, ये जो है कि भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पे अवस्थित है? तो ये आपका वाराणसी में अवस्थित है। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। देखिए इसकी स्थापना जो है कि 1920 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? राय कृष्ण दास द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? टोंस नदी पे, केन नदी पर, रिहंद नदी पर, बेतवा नदी पे? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध ये जो है कि किस नदी पे अवस्थित है? तो ये अवस्थित है आपका बेतवा नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए देवा मेला बाराबंकी में, पशु मेला बटेश्वर, झूला मेला आगरा में, माघ मेला इलाहाबाद में? तो देखिए देवा मेला जो है कि बाराबंकी में लगता है, ये सही है। पशु मेला बटेश्वर में लगता है, ये भी सही है। माघ मेला जो है कि इलाहाबाद में लगता है, ये भी सही है। देखिए झूला मेला जो है कि आगरा में नहीं लगता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है? फर्स्ट ऑप्शन है संसद की सदस्यता से, राजस्व वितरण से, केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से एंड फोर्थ ऑप्शन है राष्ट्रपति के शक्तियों एवं कार्यों से। तो देखिए सरकारिया आयोग की बात की जा रही है। सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध जो है कि किससे है? तो ये संबंध है आपका केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से। ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए सरकारिया आयोग का गठन जो है कि कब हुआ था? भारत सरकार ने जून 1983 में किया गया था, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के ये रिटायर्ड न्यायाधीश थे। कौन? न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया, ठीक है। और इनका जो है कि मेन पर्पज़ था कि केंद्र राज्य संबंधों से जो संबंधित शक्ति का है जो संतुलन और अपनी संस्तुति देना था, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पे इस आयोग का नाम जो है कि मतलब सिफारिश इन्हीं के नाम पे ये सरकारिया आयोग पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 322 एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 324। तो चुनाव आयोग की बात की जा रही है। तो चुनाव आयोग जो है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है आपका 324 के अंतर्गत। ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए 320 में क्या लिखा गया है संविधान के 320 अनुच्छेद में कि लोक सेवा आयोग के कृत्यों के बारे में बताया गया है इसमें।
321 की बात करें तो इसमें लोक सेवा आयोग के कृत्यों के विस्तार करने की शक्ति दी गई है। और 322 की बात करें तो लोक सेवा आयोग के व्यय के बारे में बताया गया है। ठीक है, देखिए चुनाव आयोग से एक चीज़ याद आया मुझे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि पहला चीफ इलेक्शन कमीशन जो है कि कौन था। ठीक है, चलिए इसको मैं बता देता हूँ। पहला चीफ इलेक्शन कमीशन जो है कि सुकुमार सेन जी थे, लेकिन आज के डेट में चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? कुल सदस्य संख्या का 1/6, कुल सदस्य संख्या का 1/5, कुल सदस्य संख्या का 1/8 एंड कुल सदस्य संख्या का 1/10। तो लोकसभा का कोरम की बात की जा रही है, कुल सदस्यों की संख्या का कितना होता है? तो ये होता है आपका 1/10। ये डी ऑप्शन सही है। देखिए कोरम का मतलब क्या होता है? देखिए लोकसभा में कभी भी ना जब बैठक चलती है तो कोई कार्य संचालन के लिए ना कम से कम कितने बंदे होने चाहिए? तो मान लीजिए कुल सदस्य जो है ना उसके 1/10 बंदे अगर रहेंगे उपस्थित, तब जाकर के कोई कार्यवाही चालू की जाएगी। ठीक है, अदरवाइज अगर 1/10 से कम होते हैं तो क्या किया जाएगा? तो उस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज की डेट में लोकसभा का कुल कितने सदस्यों की संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है केंद्रीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय एंड फोर्थ ऑप्शन है उच्च न्यायालय। तो भारतीय संविधान का जो अंतिम व्याख्याता है वो कौन है? तो वो है आपका सर्वोच्च न्यायालय। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? संसदीय कार्य मंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष एंड उपराष्ट्रपति। तो इसमें से कौन है जो कि लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो वो हैं आपके राष्ट्रपति जी। ये बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद में कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है सत्र का पहला घंटा, प्रश्नकाल के पहले का समय, जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। तो देखिए भारतीय संसद में के कामकाज में जो शून्यकाल का अर्थ के बारे में बात की जा रही है। देखिए शून्यकाल जो होता है कि प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय जो है कि शून्यकाल कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें बिना किसी पूर्व सूचना के जो क्या करते हैं ये लोग कि सार्वजनिक महत्व का कोई भी प्रश्न उठाया जा सकता है और किसी मंत्री से उत्तर देने के लिए कहा जा सकता है उसमें शून्यकाल में। ठीक है, तो शून्यकाल कब होता है? तो ये प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय जो होता है उसको हम शून्यकाल कहते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय को शून्यकाल कहते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए एरिमोफाइट्स ये जो है कि रेगिस्तान या स्टेपी में उगने वाले पौधे को बोलते हैं। लिथोफाइट्स चट्टानों पर उगने वाले पौधों को बोलते हैं। सेमोफाइट्स ये बालू में उगने वाले पौधों को बोलते हैं। या फिर स्क्लेरोफाइट्स ये कास्तीय झाड़ीदार पौधों को बोलते हैं। ये सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो देखिए एरिमोफाइट्स किसे बोलते हैं? तो ये बोलते हैं आपका रेगिस्तान में या स्टेपी में उगने वाले पौधे को बोलते हैं। ठीक है, लिथोफाइट्स ये बोलते हैं आपका चट्टानों पर उगने वाले पौधों को। सेमोफाइट्स बोलते हैं आपका बालू में उगने वाले पौधों को। और स्क्लेरोफाइट्स बोलते हैं कास्तीय झाड़ीदार पौधों को। तो ये बिल्कुल सारे सुमेलित हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, लोकसभा और राज्यसभा। तो मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये होती है आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए कल क्वेश्चन हम लोगों ने पूछा था किन्नौर घाटी किस राज्य में अवस्थित है? फर्स्ट ऑप्शन था उत्तराखंड, सेकेंड ऑप्शन था हिमाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन था पश्चिम बंगाल एंड फोर्थ ऑप्शन था तमिलनाडु। तो किन्नौर घाटी की बात की जा रही है, ये किस राज्य में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है आपका हिमाचल प्रदेश में। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए किन्नौर घाटी जो है ना आपका सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आज के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। राज्य विधानसभाओं में
अंगल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 333 एंड अनुच्छेद 336। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि राज्य विधानसभाओं में अंगल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? इसका आंसर जो है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, अगर आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक पे हमारा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, एंड फेसबुक पे हमारा ग्रुप है UPPCS BEO RO करके। तो आप लोग यहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो आप लोग डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।